Hello students. Now welcome to the ninth chapter, the Nationalist Movement. In this chapter, we will study about different national movements in India, emergency of nationalism, formation of political associations, moderate and extremists, partition of Bengal and Swadeshi and boycott movements, formation of Muslim League and Indian Council Act of 1909, split in the Congress and its reunification, revolutionary movements, the First World War and the growth of Indian mass nationalism. Now, 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि अब इंडिया को अगर अपने अंडर में रखना है, अगर इंडिया पे राज्य करना है, तो ये किसी कंपनी के थ्रू नहीं करना होगा। तो 1857 के बाद उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा चेंज किया और अब इंडिया डायरेक्टली आ गया ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। लेकिन 1857 के बाद सिर्फ यही चेंज नहीं आया कि इंडिया ब्रिटिश के अंडर में आ गया हो, बल्कि इंडियंस में भी कुछ चेंजेस आए। सबसे पहला चेंज ये था कि इंडियन में अब नेशनलिज्म की भावना जाग चुकी थी, जिसको कि हिंदी में राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि भाईचारे की फीलिंग, एकता की भावना, ये सारी बातें इंडियंस के मन में अब चलने लगी थी। और इंडियंस ये समझ चुके थे कि जो इंडिया में सामान है, जो इंडिया में रॉ मटेरियल है, जो इंडिया में रिसोर्सेज हैं, वो इंडियंस के लिए हैं। उनके क्लास को, उनकी क्रीड को, उनके कास्ट को, जेंडर को, कलर को परे रखते हुए जो भी चीज़ें हैं वो किसके लिए हैं? इंडियंस के लिए। और उनको ये भी समझ में आ रहा था कि जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। इसलिए अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था इंडियंस के लिए कि वो अपनी फ्रीडम को वापस पाएं। इंडियंस को यूनिफाई करने में ब्रिटिश का भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हाथ रहा है। ये चाहे उनकी भूलवश हुआ हो या नादानी की वजह से, लेकिन ब्रिटिश ने जो लॉज, जो नियम, जो कानून इंडियन पे लागू किए, जो सख्ती इंडियन के साथ दिखाई, उसकी वजह से भी इंडियन में एकता की भावना जागी। जैसे सबसे पहले उन्होंने यूनिफॉर्म लॉ ले आया, फिर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, जिसका मतलब है कि पूरे इंडिया में सभी लोगों को उनके कास्ट, उनके क्रीड, उनके जेंडर से परे रखते हुए एक तरह से तौला जाएगा, एक तरह से उनका एडमिनिस्टर किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने की, हालांकि वो सारी उनके फ़ायदे के लिए थी, लेकिन इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इंडियंस को भी मिला। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंडिया को दी, ट्रेन चलाई, कम्युनिकेशन फैसिलिटी दी, टेलीग्राफ चलाया। ये उनका कहना था कि वो इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं या इंडिया के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसमें ये थी कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि इंडिया को गवर्न करना उनके लिए आसान हो जाए, इंडिया को, इंडियंस को कंट्रोल करना उनके लिए आसान हो जाए। लेकिन इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इंडियंस को भी मिल रहा था। टेलीग्राफ सिस्टम से हमारे कम्युनिकेशन भी जल्दी और स्ट्रांग हो रहे थे। रेलवे सिस्टम का इस्तेमाल इंडियंस भी करते थे, जिससे हम आना जाना हमारे लिए जिससे आसान हो गया। वो वेस्टर्न एजुकेशन ले आए, जिसके पीछे उनका मोटिव ये था कि जब हम वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस को पढ़ाएंगे तो इंडियन वेस्टर्नली लाइफस्टाइल के तरफ आकर्षित होंगे, वो वेस्टर्न रिलीजन को अपनाना चाहेंगे, वो खुद भी कन्वर्ट होकर हिंदुज़म को छोड़ करके, इंडियनिज़म को छोड़ करके खुद ब्रिटिशर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ा, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन पाने के बाद इंडियंस को ये समझ में आया कि हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, उन्होंने अमेरिकन वॉर पढ़ी, और उनके अंदर भी ये भावना जागी कि अगर ये इनके खिलाफ जा सकते हैं, ये इनसे लड़ सकते हैं, तो हम भी लड़ सकते हैं।
इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन कराया कंट्री में। इनका मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इंग्लिश बोलने लगेंगे तो वो हमारी भाषा बोलेंगे, वो अंग्रेज़ों की भाषा बोलेंगे। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज आज भी प्रिवेल करते हैं और इंग्लिश ने एक वननेस की फीलिंग ले आई। अब हम नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से इजीली कम्युनिकेट कर पाते थे, बंगाली से इजीली कम्युनिकेट कर पाते थे, गुजरातियों से इजीली कम्युनिकेट कर पाते थे, क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज जो वाइड स्प्रेड हुई पूरी इंडिया में, दैट वाज इंग्लिश। इसकी वजह से एक और वननेस की भावना आई। अब लोगों के अंदर उनकी किताबें, उनके एजुकेशंस को पढ़ पढ़ के नेशनलिज्म, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, ये सारी फीलिंग्स जागने लगी थी। इन फीलिंग्स की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए और इन्हीं फीलिंग्स का रिजल्ट था जिसके थ्रू हमें इंडिपेंडेंस मिली। हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं इसके बारे में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज। अभी तक हमने ये पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे अंदर वननेस की फीलिंग जनरेट की। अब आप ये पढ़ोगे कि हमें कैसे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे साथ, इंडियंस के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कैसे इंडियंस को दूसरे मापदंडों पे तौला जाता है या उनको प्रिविलेज नहीं दिया जाता है, और वहीं ब्रिटिशर्स को हमारी ही कंट्री में प्रिविलेज दिया जाता है। हमारे पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, हमारे लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किए थे, जैसे कि हम उनके साथ ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते थे, वाइट के लिए अलग ट्रेन के कोचेज़ हुआ करते थे, ब्लैक पीपल यानी हमारे लिए अलग कोचेज़ हुआ करते थे। इवन पार्क थे, कुछ ऐसे सेंट्रल पार्क्स हुआ करते थे जिसमें इंडियंस का अलाउड नहीं थे, इंडियंस का जाना अलाउड नहीं था। हॉस्पिटल्स भी ऐसे थे, रेस्टोरेंट ऐसे थे जहाँ पे इंडियंस का जाना अलाउड नहीं था, वहाँ केवल यूरोपियंस जा सकते थे। वो अपने यहाँ इवन बोर्ड तक लगा रखते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मीन्स दे कंपेयर अस विथ अ डॉग। 1870 से 1880 के बीच वाइसरॉय लिटन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे कि इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से इंडियंस को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, कैसे हमारे ही रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 1877 में एक बहुत बड़ा लैविश दरबार लगा दिल्ली में। दरबार मीन्स आप समझ लीजिए पार्टी हो रही थी 1877 में, लॉर्ड लिटन ने ऑर्गेनाइज़ की। और उसी वक्त इंडिया का एक बड़ा हिस्सा फेमाइन की दौर से गुजर रहा था, जहाँ पे लोग, कई लाख लोग एक एक दाने को तरस के मर गए। वहीं पे वो दिल्ली में लेविश पार्टी कर रहे थे, जिसका कि ये मैसेज गया इंडियंस पे, जिसका कि कंक्लूजन निकाला जाता है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया को गवर्न करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इंडिया को बेटर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इंडिया का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि वो इंडिया के रिसोर्सेज को कंप्लीटली ड्रेन कर सकें और अपने देश में ले जा सकें। वो तब तक इंडिया के साथ थे या तब तक इंडिया को पकड़े रहते जब तक कि वो इंडिया से फुल्ली इंडिया को ड्रेन नहीं कर लेते। ये पता चलने लगा इंडियंस को। 1878 में आर्म्स एक्ट आ गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया, जिसने और चीज़ों को क्लियर किया। ये भी लॉर्ड लिटन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। आर्म्स एक्ट में ये था कि कोई भी इंडियन आर्म नहीं रख सकता बिना परमिशन के, वो आर्म्स उसको रखना अलाउड नहीं था। लेकिन यूरोपियंस के लिए ऐसा कोई रूल नहीं था, उनको खुली छूट थी, वो कोई भी आर्म्स अपने साथ रख सकते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, जिसमें कि रिस्ट्रिक्शन था कि कुछ भी अगर आपको पेपर में छापना है तो आपको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। यदि कुछ ऐसी चीज़ें छपती हैं जो कि गवर्नमेंट को यानी कि ब्रिटिश क्राउन को की फेम को, नेम को डिमोलिश करती है, कि नेम और फेम को नीचे गिराती है, जिससे उनकी छवि खराब होती है, तो वो पूरी प्रेस को अपने अंडर में ले सकते हैं, उनके एसेट्स को सीज कर सकते हैं, उनका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें इंडियंस को खलने लगी। फिर उसके बाद 1883 में लॉर्ड रिपन जी आ गए। लॉर्ड रिपन जी ने एल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। एल्बर्ट बिल क्या था, इसमें
इसमें लॉर्ड रिपन ने ये छूट दी कि कोई भी इंडियन जज किसी भी यूरोपियन का भी केस देख सकता है। कोई अगर यूरोपियन विक्टिम है तो उसका भी केस एज अ जज एक इंडियन देख सकता है, जिसका कि बड़े कड़े स्वर में इंग्लिश मेंस ने विरोध किया और उन्होंने कहा। और उसके बाद बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, बहुत सारे प्रस्ताव आए, चीज़ें की गई, प्रोटेस्ट किया गया इंग्लिश मेंस द्वारा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी इंडियन इंग्लिश मैन का, यूरोपियंस का कोई केस नहीं देखेगा। अगर देखेगा तो सिर्फ यूरोपियन जज ही देखेगा। और एक मिक्स्ड ज्यूरी, बाद में बड़ी कश्मकश के बाद एक मिक्स ज्यूरी बैठाई गई जिसमें इंडियंस और यूरोपियंस दोनों हुआ करते थे, जिनके थ्रू की फैसले होंगे कि यूरोपियन क्रिमिनल है या उसके ऊपर क्राइम साबित होता है कि नहीं। इससे भी ये समझ में आया कि जब एक यूरोपियन का केस सिर्फ एक इंडियन जज नहीं देख सकता, उसके लिए यूरोपियन जज इम्पॉर्टेंट है, तो एक इंडियन का केस एक यूरोपियन जज कैसे देख सकता है। इससे भी ये पता चलता है कि किस तरह से वो हमारे स्टैंडर्ड को, हमारे लेवल को नीचे समझते थे। इसके बाद दादा भाई नौरोजी जी ने एक किताब लिखी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसने कि सबकी आंखें खोल दी। ड्रेन ऑफ वेल्थ ने उन्होंने लिखा कि किस तरह से इंडियन एसेट्स का इस्तेमाल, इंडियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो इंडियंस के ही खिलाफ कर रहे हैं, किस तरह से वो हमारे देश से पैसे चूस रहे हैं, रिसोर्सेज को चूस करके अपने देश ले जा रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रोसीजर, इंडियन ब्रिटिशर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा एक तरीके से खोल के रख दिया हम लोग के सामने। जो हमारा कोर इंडियन क्राफ्ट था, जो हमारे आर्टिस्ट थे, उन लोगों की इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन किया गया। हैंडीक्राफ्ट को, आर्ट को, ये चीज़ों को धीरे धीरे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को इंडिया के ब्रिटिशर्स ने अपने रूल रेगुलेशन से ख़त्म किया। उसके बाद इंडियन का जो एक्सपोर्टर, इंडिया वाज अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ मैनी थिंग्स, क्राफ्ट के प्लस स्पाइसेस के और रॉ मटेरियल्स के भी, बहुत सारी चीज़ों के एक्सपोर्टर हुआ करते थे हम लोग। उस चीज़ को ख़त्म किया, हमें एक्सपोर्टर के बजाय इंपोर्टर बनाया। इसके बाद क्या किया उन्होंने, यहाँ से वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे सस्ते दामों पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना काम अच्छे से करने लगी, जैसे जूट कांग्रेस का सस्ते दामों पर यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिनिश गुड्स बना करके महंगे दाम पे इंडिया को भेजते थे, जिसके प्रेसिडेंट इतना ही नहीं, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी 1885 से 1905 ब्रिटिश अगर कोई चीज यहाँ पे कांग्रेस करती है तो वो इंपोर्ट ड्यूटी भी फेज माना जाता है, अपने देश के लिए हटा दी, क्योंकि मॉडरेट पीरियड इसलिए माना जाता है हैवी टैक्सेस लगा दिए, प्रेसिडेंट रहे, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स पे हैवी टैक्सेशन लगा दिया। एनर्जी को ले लीजिए, उनका मेन फोकस क्या था, उनका मेन फोकस यही था कि कैसे एमजी रानाडे को ले लीजिए, यहाँ की वेल्थ को खत्म कर दिया जाए। कि सभी लोग का जो आइडियोलॉजी था यहाँ से वो ये रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे वो खरीद के अपने देश ले जाएंगे, अपनी बातों को वहां से उन्हीं चीजों को लोगों तक पहुंचाना, फिनिश गुड्स बना के महंगे दाम पे बेचेंगे। ये मानना था उन्होंने, तो हमारे पैसे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कुछ नहीं किया या फ्रीडम स्ट्रगल को दरकिनार किया, लगाएंगे नहीं, उन्होंने जो चीजें उनके यहाँ से आएंगी उन्होंने बहुत सारी चीजें छापी, बहुत लगाएंगे उसको स्लोगन्स दिए, बहुत सारे तो डबल तरीके से यहाँ का पैसा कम्युनिकेट की, बहुत सारी बातें पीपल को ये बताने भी ब्रिटिशर्स तरह से ब्रिटिश जो इंडिया में है, ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियंस के लिए और हमारे लिए इंडियंस, उनकी भी सारी सैलरी कहाँ से विथड्रॉ होगी, जो टैक्सेस के लिए कोई इज्जत नहीं है उनके पास, उससे उनका सैलरी ब्रिटिश क्राउन अपने पास से नहीं देगा, पड़ा नहीं, जो भी सैलरी के अधिकारियों या जो भी फैसिलिटी उनको मिलेगी वो सारी फैसिलिटी कहाँ से मिलेगी, इंडियन वेल्थ का ही इस्तेमाल करके। क्या कहते हैं कि रिजल्ट नहीं था इसका कोई क्लियरली, दादा भाई नौरोजी ने ये पिक्चर दिखा दी कि इंडिया सोच रहे थे कि ये बोल रहे हैं इनका काम है बोलने दो और पॉवर्टी की तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है।
उसका रीजन था इससे ब्रिटिश एक फायदा ये हुआ Now, कि moving on the इंडियन next को topic, धीरे धीरे बातें पता formation चलने of लगी। political जो इंडियंस associations। उनका आर्टिकल पढ़ते थे, बेटा, जो भारतवासी उनका 1850s में लिखी हुई बहुत उनकी सारे मैगजीन या उनके political आर्टिकल जो associations पेपर में बने, छप रहे थे, उनके बहुत आइडियोलॉजी सारे पढ़ते different थे, organizations उनको कम बने। से कम ये जानकारी हो रही थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स उनका गलत इस्तेमाल कर बना रहे हैं। 1851 और में, धीरे धीरे बॉम्बे ये एसोसिएशन एंड ब्रिटिशर्स के मद्रास खिलाफ नेटिव एजुटेशन एसोसिएशन बढ़ने बना लगा। 1852 में। बाद में लोगों ने उनके बहुत स्टाइल सारे ऑफ मॉडरेट members स्टाइल को जो कि बहुत क्वेश्चन educated करना Indians शुरू थे, किया। upper लोगों ने section of कहा कि society को इस तरह belong से करते तो थे, 15 साल वो बीत गए, 20 government साल को और हमने petition कोई भेज रहे चेंज थे नहीं आया, हमारे कि इंडियंस के रूल लिए भी कुछ रेगुलेशन किया में जाए, हमारी कोई बातें नहीं इंडियंस को सुनी गई। एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और ताकि इंडियंस कुछ अपनी लीडर्स मांगे थे रख जैसे सकें। लाला लाजपत राय, 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जिनको भी शॉर्ट फॉर्म में लोग लाल बाल पाल जो भी कि कहते हैं, प्रेडेसेसर मानी जाती है इंडियन नेशनल ये कांग्रेस की। मॉडरेट्स के इस पीसफुल मेथड को बहुत क्रिटिसाइज फॉर्मेशन ऑफ करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस उनको बाद के में बाद से एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, इंडिया की बातें रेडिकल्स भी कहा गया। धीरे धीरे ब्रिटिश के कानों तक पहुंचने क्योंकि लगी। एग्रेसिव मेजर्स पे इनका इंडियन फोकस नेशनल था। कांग्रेस का गठन इनका कह लो, फॉर्मेशन ये कह था लो, कि हमें प्रोटेस्ट करना दिसंबर है। इनका ये था कि 1885 में हमें हुआ। उनको एक आवाज उठानी है जिसके 72 थ्रू delegates अपने बलबूते एक आवाज उठानी है करके जिसके थ्रू कि ब्रिटिशर्स को बॉम्बे पता में चले कि हमें उनका यहाँ रहना पसंद फर्स्ट नहीं। सेशन किया इंडियन नेशनल तिलक कांग्रेस जी ने का। एक स्लोगन भी दिया, डब्ल्यूसी बनर्जी स्वराज को is my वहाँ पे birthright and I प्रेसिडेंट shall बनाया have गया it। इंडियन नेशनल कांग्रेस का। मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध और अधिकार एक है और मैं रिटायर्ड इसे पाकर सिविल रहूंगा। सर्वेंट A.O. ह्यूम ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में। A.O. ह्यूम जी का ही एफर्ट था कि दादा भाई नौरोजी, बद्रुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, R.C. दत्त, फिरोज शाह मेहता, S. सुब्रमण्यम अय्यर, ऐसे बहुत सारे एमिनिएंट लोगों ने इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। लेकिन इसके पीछे एम क्या था मालूम है? इसके पीछे एम ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह एक्ट करेगी। सेफ्टी वॉल्व का काम जानते हो कि अगर नॉर्मल फंक्शनिंग में चीज़ें नहीं चलती हैं तो सेफ्टी वॉल्व कुकर वगैरह में होता है, तो वो सेफ्टी वॉल्व पहले फटता है। पूरा कुकर फटने से पहले वो सेफ्टी वॉल्व फटता है ताकि कुकर फटने से बच सके। यानी कि इंडियंस अगर डिससेटिस्फाइड हैं और इंडियंस एक साथ फट जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं संभाल पाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक, जिसको कहते हैं ना झुंझुना पकड़ा देना, तो इंडिया को एक झुंझुना के रूप में पकड़ाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ताकि इंडियंस क्या करें, इंडियंस अपने डिससेटिस्फैक्शन को, इंडियंस अपने प्रॉब्लम को, इंडियंस अपने दबाए जाए कुचले जाने वाली जो फीलिंग है उसको किससे शेयर करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस से शेयर करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके, चीज़ों को अच्छी भाषा में कन्वर्ट करके, मांगों को ढंग से प्रेजेंट करके और ब्रिटिशर्स के पास ले जाए ताकि कोई केओस ना हो। ये एक टू वे कम्युनिकेशन था। मतलब मुद्दा इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्मेशन का ये था कि इंडियंस अपनी बात इंडियन नेशनल कांग्रेस से कम्युनिकेट करेंगे और वो ब्रिटिशर से कम्युनिकेट करेगी, और ब्रिटिशर भी अपनी बात इंडियन नेशनल कांग्रेस से कम्युनिकेट करेंगे, देन वो इंडियंस को कम्युनिकेट करेगी, ताकि कोई भी आउटरेज ना हो, आउटब्रेक ना हो और उससे लोग